कि सरल आवर्त गति की विशेषता क्या है बताओ। सरल आवर्त गति क्या है, एसएचएम, दोनों हम लोग समझ लिया ध्यानपूर्वक। अब ध्यान समझो, पहला सरल आवर्त गति का एक बार फिर से सुन लो कि यदि कोई कण क्या करता है, यदि कोई कण किसी निश्चित बिंदु से क्या करता है बताओ, तो इधर उधर इधर सरलखीय पथ पर इस प्रकार गतिशील रहता है कि उस पर जो कौन सा बल कार्यकारी होता है बताओ, रीस्टोरिंग फोर्स, उसको क्या बोलते हैं बताओ, प्रत्यायन बल। ठीक है, वो प्रत्येक बिंदु से क्या होता है, गति पथ पे उसका जो त्वरण होता है वो निश्चित बिंदु का क्या रहता है, दिष्ट रहता है। ठीक है, और उसके वह किसके समानुपाती होता है, उसके विस्थापन में क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब सिंपल सा बात समझो कि वहाँ पे सरलरैखिक गति में ध्यान समझना, सरलरैखिक गति में जो सरलरैखिक गति में जो कोई कण जो क्या करता है, जब सरलरेखीय पथ पर जब गति करता है ना, तो उसके ऊपर कौन सा बल कार्य करता है बताओ, प्रत्यायन बल। उस दिन डिफिनेशन समझा था प्रत्यायन बल का, रिस्टोरिंग फोर्स का क्या डिफिनेशन था। ठीक है, तो प्रत्यायन बल जो होता है, ध्यान समझो, प्रत्यायन बल इस कण का जो त्वरण उत्पन्न होता है ना, ये कण, इस कण का जो कण गति कर रहा है उसका जो त्वरण उत्पन्न होता है, वह निश्चित जो बिंदु है उसकी ओर क्या रहता है, दिष्ट रहता है। निश्चित बिंदु की ओर क्या रहता है बताओ, दिष्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा भी है कि तो चौथा नंबर विशेषता देखो इसका। तो सरल आवर्त गति का चौथा विशेषता क्या है बताओ, गति पथ के प्रत्येक बिंदु पर त्वरण का जो माध्यमान होता है वो किससे समानुपाती होता है बताओ, विस्थापन की ओर। तो तुम लोग को उस समय से डिफिनेशन बता ही रहे थे कि देखो सरल आवर्त गति में एक ही चीज़ होता है कि जब कोई कण क्या करता है, सरलरेखीय पथ पर गति करता है ना, तो उसका जो त्वरण होगा, उसका त्वरण क्या होगा, एक निश्चित बिंदु को क्या होगा बताओ, दिष्ट होगा। समझ में है ना बात को। और उस पर जो कार्यकारी प्रत्यायन बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वो उसके विस्थापन में क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इस प्रकार जो वहाँ पे गति होता है, उस कण के द्वारा जो गति उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं बताओ, सरल आवर्त गति, SHM कहते हैं। क्या कहते हैं, SHM। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं सा अगति। क्या बोलते हैं, सा अगति, मतलब इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई दिक्कत है यहाँ पे, याद हो गया ना। मतलब तीन ट्रिक याद रखना कि मतलब जब कोई कण जो है सरलरेखीय पथ पर गति करेगा तो वहाँ पे उसके ऊपर कौन सा बल कार्यकारी करता है बताओ, प्रत्यायन बल। और प्रत्यायन बल जब कार्य करता है तो उसके कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा वो उस एक निश्चित बिंदु की ओर क्या रहता है, दिष्ट रहता है। मतलब एक निश्चित बिंदु की ओर हमेशा प्रेरित रहता है। समझ में ना बात को। और उसके द्वारा जो त्वरण उत्पन्न होगा वो किससे समानुपाती होगा, उसके विस्थापन के। मतलब जितनी अधिकतम दूरी तक वो गति क्या कर रहा है, मतलब वो कौन जितनी अधिकतम दूरी तक गति कर रहा है उससे क्या होगा, समानुपाती होगा। इस प्रकार वहाँ पे जो क्या उत्पन्न होगा, विस्थापन के समानुपाती होगा। और इस प्रकार जो वहाँ पे गति होगा उसे क्या कहते हैं बताओ, SHM मोशन। क्या कहते हैं, SHM मोशन, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। और हिंदी में क्या कहते हैं बताओ, सरल आवर्त गति। याद हो गया ना, कोई दिक्कत। कल तुम लोगों को फॉर्मूला भी बताए थे सरल आवर्त गति फलन का। क्या बताए थे, y बराबर ए साइन ओमेगा टी बताए थे ना, y बराबर ए साइन ओमेगा टी, जहाँ y का मतलब क्या था बताओ, विस्थापन। y का मतलब क्या था, विस्थापन। और a का मतलब क्या था बताओ, आयाम, एम्पलीट्यूड, नहीं बताए थे। और ओमेगा का मतलब क्या था बताओ, कोणीय आवृत्ति। तो कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, y बराबर 2π/t बताया था ना, 2π/t। और ये 2π किसके लिए आया था, कि जब कोई कण किस पथ पर गति करे, वृत्तीय पथ पर। ध्यान समझो, किस पथ पर गति करे बताओ, वृत्तीय पथ पर गति करे। तो तुम लोग जानती हो कि हाफ राउंड मारेगा तो पाई होगा, मतलब 180 डिग्री। अब पूरा फुल एक राउंड मारेगा तो कितना हो जाएगा, 360। तो 360 को क्या लिख देते हैं, 2π। क्या लिखते हैं बताओ, 2π। और इसके ऐसे मतलब तुम लोग क्या बताई थी बताओ, रेडियन प्रति सेकंड। कोई दिक्कत है यहाँ पे। इसका बीमा क्या होता है बताओ, 3/1। कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो कोणीय आवृत्ति और जो आवृत्ति का हम लोग डिफिनेशन समझे थे कि कोई कौन एक सेकंड में जितना बार कंपन करता है, जितना बार दोलन करता है, उसे क्या कहते हैं, आवृत्ति। कहीं भी आवृत्ति की बात करें तो उस कण के द्वारा एक सेकंड में जितनी बार मोशन होगा, जितना बार गति होगा, कहीं भी आवृत्ति लगा दे। कोई दिक्कत है यहाँ पे। आवृत्ति शब्द तुमको बहुत बार सुनने को मिलेगा। कोई दिक्कत। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। तो सरल आवर्त गति का ऐसे मतलब क्या होगा बताओ, रेडियन प्रति सेकंड किसका ऐसे मतलब को बताओ, कोणीय आवृत्ति का किसका होगा। और इसका बीमा क्या हो जाएगा, 3/1, क्योंकि तुम लोग जानती हो कि 2π मतलब एंगल हो गया, कोण हो गया। और कोण का कोई ऐसा ही मात्रक ना कोई बीमा होता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, मतलब बीमाहीन राशि है। चलो क्लियर हो गया ना यहाँ पे, ध्यान समझो। इसके एक दूसरी भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि माध्य स्थिति के दोनों ओर निष्पन्न वह सरलरैखिक गति जो माध्य स्थिति की ओर क्या करता है, दिष्ट रखकर निष्पन्न होती है। ठीक है, गति पथ के प्रत्येक बिंदु पर जो त्वरण का माध्य स्थिति किसके समानुपाती होता है बताओ। तो अभी जल्दी बोलो, विस्थापन क्या होता है, समानुपाती होता है। उसी को क्या कहते हैं बताओ, सरल आवर्त गति। तो ये दोनों प्रकार से तुम लोग डिफिनेशन क्लियर कर सकती है। कोई दिक्कत है यहाँ पे। हाँ, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे इसका थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे कि SHM का, ठीक है, SHM का जो समीकरण होगा क्या होगा बताओ, समीकरण, इसका जो इक्वेशन होगा कितना होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, तो SHM का मतलब क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका चारों विशेषता क्लियर हो गया ना। पहला विशेषता हमने क्या बताया, सरलरैखिक गति की। यह गति कैसे होती है, सरलरैखिक होती है, मतलब लीनियर होती है। कैसी होती है बताओ, लीनियर मोशन होती है। ठीक है, और दूसरा क्या मैंने बताया कि यह गति माध्य स्थिति की क्या होती है, दोनों ओर संपन्न होती है। दोनों ओर मतलब केंद्र से जहाँ जाएगी उसके दोनों क्या हो जाएगी, संपन्न होती है। ठीक है, तीसरा मैंने डेफिनेशन क्या बताया
गति के त्वरण की एक निश्चित बिंदु को क्या रहती है, दिष्ट रहती है, ठीक है। और माध्य मतलब किसकी ओर दिष्ट रहती है, माध्य स्थिति की ओर। किसकी ओर दिष्ट रहती है बताओ। मतलब देखो जो तुम लोग अभी पढ़ी डिफिनेशन अभी पढ़ी है ना, उसी से ये चारों विशेषता क्या किया गया है, निकाला गया है। और चौथा तुम लोग लास्ट में पढ़ी कि इसका जो त्वरण होगा किसके समानुपाती होगा, विस्थापन में क्या होगा, समानुपाती होगा। मतलब यहाँ पे जो होगा ए समानुपाती क्या होगा बताओ, -x, मतलब ए मतलब एक्सलेशन होगा और x यहाँ पे किसको माना गया है, विस्थापन। और x मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। नहीं समझ में आया, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन दर क्या कहते हैं, त्वरण। कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो अच्छा यहाँ पे सरलरैखिक गति में दोनों पर किसी प्रकार का त्वरण उत्पन्न हो सकता है। अगर मान लो वृत्तीय पथ पर कोई कौन गति करता है तो वहाँ पर कौन सा त्वरण उत्पन्न होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण, मालूम है ना, जिसका सूत्र होता है A=v²/r। मतलब त्वरण तो तुम लोग बहुत पढ़ी है, ताक्षणिक त्वरण, सरलरैखिक त्वरण, ठीक है, माध्य त्वरण, बहुत सा त्वरण का हम लोग पढ़े कि नहीं, गुरुत्वीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है। और ये जो हम लोग सरलरैखिक गति का त्वरण पढ़े हैं, तो सारा चीज़ पढ़े हैं। A=v/u/t। और सबका ऐसे मात्रक क्या होता है तुम लोग जानते हैं, सबका ऐसे मात्रक मीटर प्रति, चाहे कोई भी त्वरण हो, चाहे कोई भी त्वरण हो, इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हम लिखा के दिखाए थे ना, कोई भी त्वरण हो इसका ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलो यहाँ तक पढ़ेंगे। एसएचएम का क्या पढ़ेंगे बताओ, समीकरण। एसएचएम का क्या पढ़ेंगे, तो चलो हम लोग एक इसका देखो, इसका कोई भी थ्योरम के लिए पहले हम लोग क्या बनाते हैं बताओ, चित्र बनाते हैं। तो चलो चित्र हम लोग पहले बनाएंगे कि माना कोई कण जो है वो किस पथ पर गति कर रहा है बताओ, सरलरैखिक पथ पर। किस पथ पर गति कर रहा है बताओ, सरलरैखिक पथ पर गति कर रहा है, ठीक है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना मान लेंगे बताओ, x। कितना मान लेंगे बताओ तो, x। और कण का द्रव्यमान कितना मान लेंगे बताओ, m। द्रव्यमान कितना मान लेंगे बोलो, कण का द्रव्यमान जो मास मानेंगे कितना मानेंगे, m मानेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे। और उसका तुम जानते हैं कि 1 सेकंड में जितना बार कंपन होगा और जिसके द्वारा जितना द्वारा विस्थापन होगा उसको क्या मानेंगे, विस्थापन को x। कोई दिक्कत है। और एक कार्यकारी जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा, रीस्टोरिंग फोर्स, उसको क्या मानेंगे बताओ, रीस्टोरिंग फोर्स उसको क्या मानेंगे बताओ, f। अरे कोई भी बल हो उसको क्या मानेंगे बताओ, f। तो चलो सूत्र के अनुसार f समानुपाती किसके हो जाएगा बताओ, -x। f समानुपाती किसके हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो इसका भाषा क्या लिखेंगे कि माना कोई कण जो है वो किस पथ पे गति कर रहा है बताओ, तो सरलरैखिक पथ पे गति कर रहा है, जिसका द्रव्यमान कितना है बताओ तो m, ठीक है। उसका कितना दूर विस्थापन हुआ है बताओ, x दूर तक। कितना दूर तक विस्थापन हुआ है, x। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, इसलिए f समानुपाती कितना हो जाएगा, -x। समानुपाती को हटा के किसका प्रयोग करेंगे, कांस्टेंट का। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, -kx। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे k क्या है जी बताओ तो, k जो है बल नियतांक है। k क्या है बताओ, बल नियतांक। k क्या है, मतलब नियतांक है, लेकिन कौन नियतांक है बताओ तो, बल नियतांक। कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे बल F बराबर क्या हो गया बताओ, F बराबर मतलब क्या हो गया, बल नियतांक। F बराबर बल नियतांक। तो तुम लोग जानती है कि F का सूत्र क्या होता है, कोई भी बल हो हाँ, F बराबर mh। चलो m बराबर कितना हो गया बताओ, m बराबर कितना हो गया, -kx। m बराबर कितना हो गया, -kx। तो बताओ तो यहाँ पे त्वरण का अगर मान निकालना होगा, त्वरण a बराबर कितना हो गया बताओ, -kx बटा m, -kx बटा। चलो जहाँ बताओ k का मतलब क्या है बताओ, k का मतलब क्या है जल्दी बोलो, बल नियतांक। क्या है बताओ, बल नियतांक। a का मतलब क्या है जल्दी बताओ, त्वरण। x का मतलब जल्दी बताओ, विस्थापन। x का मतलब क्या है, विस्थापन, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट। और m का मतलब क्या है बताओ, द्रव्यमान, मास हो गया। समझ में आया ना बात को। तो k मतलब हो गया फोर्स कांस्टेंट, a मतलब हो गया एक्सीलरेशन, और x मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, और m मतलब क्या हो गया, मास, द्रव्यमान। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया ना पूरा। तो यहाँ पे दोनों सूत्र निकाल सकती है। और कैसे सूत्र निकला, a बराबर -kx बटा m। बहुत इजी थ्योरम है, देख लो यहाँ पे। सरल आवर्त गति के त्वरण निकालने के लिए बहुत इजी थ्योरम है। पहले इसका हम लोग बना देंगे चित्र। देखो चित्र इसमें नहीं दिया है, लेकिन हम लोग चित्र बना करके इसका व्याख्या करेंगे भाषा पहले। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, f समानुपाती किससे होगा, मतलब जो प्रत्यायन बल यहाँ पे लगेगा उसी कारण विस्थापित होगा जी। ये ऑब्जेक्ट कैसे कारण विस्थापित होगा, अप्रत्यायन बल के रूप में जो कार्य करे। प्रत्यायन बल के रूप में क्या करे, जो कार्य करे। प्रत्यायन बल वैसा बल जिसमें किसी वस्तु के द्वारा क्या करने पर, बल लगाने पर फिर उसमें अपने आप बल क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। कोई दिक्कत है यहाँ पे। जैसे मान लो इसको हम आगे की ओर धक्का देंगे तो उसमें अपने आप एक और बल उत्पन्न होगी जो फिर उधर को क्या करेगी, पीछे की ओर लाएगी, खींचेगी नहीं, पीछे की ओर क्या करेगी, लाएगी यहाँ पे। तो प्रत्यायन बल के कारण जो विस्थापन होगा उसको क्या मान लेंगे हम लोग, x। और विपरीत दिशा में विस्थापित होगा तो -x, क्योंकि फिजिक्स में विपरीत दिशा के लिए क्या लगाया जाता है, माइनस लगाया जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, लेकिन विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत। दूरी और क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, समय कभी ऋणात्मक नहीं होता है, द्रव्यमान कभी ऋणात्मक, मतलब बहुत सारी ऐसी राशियाँ हैं जो कभी ऋणात्मक नहीं होती है, याद रखना है। मतलब ऋणात्मक लिखने का मतलब समझ लो कि साफ गलती है। समझ में, समय कभी ऋणात्मक हो जाएगा, कभी नहीं होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे। द्रव्यमान कभी ऋणात्मक होगा, नहीं होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे जो है हम लोग का f समानुपाती किसका हो जाएगा, -x। समानुपाती का हटा के क्या लेंगे, कांस्टेंट k ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगा है किस दिशा के लिए, विपरीत दिशा के लिए। k का मतलब क्या है बताओ, बल नियतांक।
कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो यहाँ पे अब तुम लोग जानती है पीछे जो फॉर्मूला पढ़ी है कि इस कौन का द्रव्यमान ए है और इसमें त्वरण कितना उत्पन्न हुआ है बताओ ए। तो एफ बराबर क्या होता है बताओ एम है, इसलिए ए बराबर कितना हो जाएगा माइनस के एक्स बटा एम, ए बराबर माइनस के एक्स बटा। तो चलो इसका मतलब समझ में आ गया ना। तो यदि किसी भी सरलरैखिक गति का त्वरण पूछेगा तो उसका बल नियतांक और विस्थापन और ए मालूम होता आसानी से क्या कर जाएगा, कोई दिक्कत, न्यूमेरिकल्स भी आसानी से निकल जाएगा। क्लियर हो गया ना? चलो आगे कलन के संकेत से, अब किस संकेत से बढ़कर चलेंगे बताओ, कलन के संकेत से। तो कलन के संकेत से इसका त्वरण कितना हो जाएगा बताओ, तो ए बराबर कितना हो जाएगा बताओ, डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर। इसको डबल डी सी किया गया, क्या किया गया बताओ। तो डबल डी सी में सिंपल बात है कि देखो डबल डी सी तुम लोग बताया था कि जैसे मान लो यहाँ पे किसी कर्ण का डबल डी सी करना हो, जैसे मान लो एक्स क्यूब का है डबल डी सी करना हो, किसे करना हो बताओ, एक्स क्यूब का। तो इसका डबल डी सी ट्रिपल डी सी कुछ भी हो सकता है, जिसको हम लोग इसको डबल डी सी करेंगे तो किसे सूचित करते हैं बताओ, वाई डैश से सूचित करते हैं, चाहे डी वाई बटा डी एक्स से सूचित करते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा है एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं एफ डैश, बहुत सारे नामों से जानते हैं इसको, समझ में आया ना बात को, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो डी सी पहला वन का मतलब क्या है, प्रथम डी सी, कौन सा डी सी बताओ, प्रथम कोटि का डी सी, प्रथम कोटि का और कॉलेज, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो चलो इसको किसके सापेक्ष करेंगे हम लोग, एक्स के सापेक्ष। तो देखो यहाँ पे करके दिखा रहे हैं एक्स के सापेक्ष डी सी, तो कितना हो जाएगा बताओ, डी बटा डी एक्स क्या हो जाएगा बताओ, एक्स क्यूब। तो तुम जानती है फॉर्मूला क्या होता है, डी बटा डी एक्स, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एन एक्स के पावर एन माइनस वन, कितना हो जाएगा, थ्री एक्स के पावर थ्री माइनस वन, कितना हो जाएगा बताओ, तो थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये कौन हो गया, प्रथम कोटि का अवकलज हो गया, क्या हो गया बताओ, प्रथम कोटि का अवकलज, मतलब इसको वाई डैश भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको बहुत नामों से जानते हैं, याद रखना। पहला डी वाई बटा डी एक्स भी लिख दो, अच्छा है डी वाई बटा डी एक्स क्या क्या लिख दो, वाई डैश भी लिख सकती हो, अच्छा है क्या लिख सकती हो बताओ, एफ डैश एक्स, समझ में आया ना, मतलब तीनों का मतलब क्या हुआ, सेम ही हुआ, कोई दिक्कत। तो चलो यहाँ पे याद रखना क्या हो जाएगा बताओ, ये प्रथम डी सी हो गया ना, प्रथम डी सी कितना आया इसका बताओ, थ्री एक्स स्क्वायर आया। फिर इसको दोबारा से डी सी करोगी, मान लो फिर किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बताओ, एक्स के सापेक्ष फिर डी सी करो तो कितना हो जाएगा, थ्री बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे एक्स बचेगा तो कितना हो जाएगा, टू एक्स से पावर टू माइनस वन होगा, बोलो। और फॉर्मूला मालूम है ना, एन एक्स से पावर एन माइनस वन। मैं एक सिंपल डी सी बता के दिखा रहा हूँ, ठीक है। सिंपल डी सी मान लो ऐसे बोल दिया, नाइन एक्स के पावर फाइव प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, ठीक है। तो ध्यान समझो, इसका डीसी हम लोग प्रथम कोटि का डीसी, सेकंड कोटि का डीसी, थर्ड कोटि का डीसी, मतलब अनलिमिटेड कोटि का डीसी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल हम लोग कितने कोटि का डीसी हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट तक, तीन कोटि का डीसी तक, कितने कोटि का डीसी तक, तीन कोटि का, याद रखना। और तुम लोग को अभी मैं बताया कि डीसी में सारा के जुड़ जाता है, मतलब जितना त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ते हैं ना, जितना एडवांस मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, चाहे 10th लेवल का त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, जितना त्रिकोणमिति पढ़ते हैं सब आगे कहाँ जुड़ता है, डीसी में, सब आगे कहाँ जुड़ जाएगा बताओ, डीसी में, डीसी में सारा का जुड़ जाता है। तो चलो इस यहाँ पे किसका डीसी करना है बताओ, तो वाई का, किसका डीसी करना है बताओ। और तुम लोग को अभी मैं बताया कि इसको प्रथम कोटि के डीसी को वाई डैश लिख सकते हैं, सेकंड कोटि के डीसी क्या लिख सकते हैं, वाई डबल डैश, और इसको डीसी के पदों में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं बताओ, डी वाई बटा डी एक्स। प्रथम कोटि को डीसी क्या लिख सकते हैं बोलो, डी वाई बटा, समझ में आया ना, पूरा एकदम डीपली कॉन्सेंट्रेशन से समझो, जो नहीं आएगा पूछना। सेकंड कोटि को डीसी क्या लिख सकते हैं बताओ, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। ट्रिपल कोटि का डीसी क्या लिख सकते हैं बताओ, डी क्यूब वाई बटा डी एक्स क्यूब। फोर्थ कोटि का डीसी क्या लिख सकते हैं, डी फोर वाई बटा डी के एक्स पावर फोर। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत? तो कैसे लिखते हैं समझ में आएगा ना बात को। डबल डीसी कैसे लिखते हैं, कभी इसको जब कभी कभी एफ के पदों में लेता है, फलन के पदों में, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, एफ फलन एक्स, ठीक है, एफ डबल फलन एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो मिनिमम ऐसे ही लिखा जाता है या कभी कभी ऐसे लिखा जाता है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे किसका डीसी करना है बताओ, वाई का। और वाई का वैल्यू दिया कितना है बोलो, 9x के पावर 5, 9x के पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो इसे क्या कर देंगे बताओ, डीसी क्या कर देंगे। तो प्रथम कोटि का डीसी डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर बोलो। पहले सब जितने हम बताए थे कैलकुलस, जो हम लोग कलर में पढ़ेंगे कैलकुलस का, तो जो जितने पार्ट्स में होगा उतने पार्ट्स में क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका सूत्र होता है, समझ में है ना, इसको ए बी सी करके सूत्र दिया जाता है। तो डी एक्स बटा डी ए बटा डी एक्स, डी बी बटा डी एक्स, ऐसे करके बढ़ जाता है, ठीक है। तो किसके सापेक्ष डीसी करना है, जो नीचे दिया होगा। तो किसके सापेक्ष करना है बताओ, एक्स के सापेक्ष। तो डी बटा डी एक्स कितना हो गया बताओ, 9x के पावर 5। कोई दिक्कत? डी बटा डी एक्स 3x स्क्वायर, डी बटा डी एक्स कितना हो गया बताओ 2x, और डी बटा डी एक्स कितना हो गया बताओ 5। तो एक इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना, डी बटा डी एक्स एक्स से पावर एन अलजाब्रा के लिए, ठीक है। त्रिकोणमिति के लिए सब अलग फार्मूला होगा, याद रखना। त्रिकोणमिति के लिए क्या होगा, अलग फार्मूला। इन्वर्स के लिए क्या होगा, ठीक है। मैं लिख भी दे रहा हूँ, तो लोग घर पे याद कर लेना, ठीक है। मैं अभी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फार्मूला बताओ, एन एक्स के पावर एन माइनस वन। मतलब सिंपल आइडिया समझो, एन पहले आता है और एन में से क्या हो जाता है, घट जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ये फार्मूला याद रखना है, कोई दिक्कत? और इसको सिद्ध करेंगे हम लिमिट विधि द्वारा। इसको सिद्ध करने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका कौन है बताओ, लिमिट। मतलब ये सूत्र आखिर आया कैसे,
मतलब डी बटा डी एक्स। देखो तुम लोग जितना चीज़ पढ़ेगी इंटरमीडिएट में, तो इंटरमीडिएट में 2 क्वेश्चन का जवाब बहुत ज़्यादा, मतलब ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स को किस चीज़ किया जाता है, ग्रेजुएशन और पीजी लेवल का जब तो हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या होता है, जितना भी मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं उसको उसमें खाली क्या करना होता है, सबसे अधिक क्या करने वाला आता है बताओ, प्रूफ करने वाला, सबसे क्या आता है बताओ, प्रूफ करने वाला। कोई दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जाकर अगर मानो तुम पीजी के बाद पीएचडी करते हो मैथ से, तो वहाँ पे थ्योरम का क्या होता है, रिसर्च होता है, नया नया फॉर्मूला क्या होता है, रिसर्च, उस पर शोध होता है, समझ में आ रहा बात को। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। थ्योरम तो मतलब 6 से 5 क्लास से स्टार्ट होता है, थ्योरम कहाँ से स्टार्ट होता है, 5 क्लास से, याद रखना। जितना भी मैथमेटिक्स में हम लोग थ्योरम पढ़े हो कहाँ से स्टार्ट होता है, 5 क्लास से स्टार्ट होता है, याद रखना। तो ये वाला जो हम लोग पढ़ेंगे तो तुम लोग को ये सबसे आसान होता है कि लिमिट विधि द्वारा, और इसको डीसी विधि द्वारा भी हम सिद्ध करेंगे। लेकिन सबसे आसान कौन सा होता है बताओ, लिमिट विधि द्वारा, जिसमें लिमिट विधि में तुम लोग पढ़ेगी प्रथम कोटि का अवकलज का एगो सूत्र होता है, वाई बराबर एफ डैश एक्स प्लस एच माइनस एफ ए बटा एक्स स्क्वायर, पढ़िए ना, लिखवा दे। तो चलो देखो यहाँ पे अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे आगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है पहले इसका क्वेश्चन कहाँ निकल जाएगा बताओ, क्वेश्चन कहाँ निकल जाएगा बाहर, तो क्वेश्चन कहाँ निकल गया बताओ बाहर। तो डी बटा डी एक्स कितना हो गया, एक्स पर बताओ 5 प्लस इधर भी मतलब क्वेश्चन जो भी कैलकुलेशन में वो कहाँ निकल जाता है बाहर, तो 3 भी बाहर निकल जाएगा। डी बटा डी एक्स कितना हो गया बताओ एक्स स्क्वायर, प्लस इसमें भी 2 कहाँ निकल जाएगा बाहर, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा बताओ एक्स। अब देखो कांस्टेंट का जो डीसी होता है हमेशा 0 होता है, कितना होता है, क्यों होता है 0, इसका भी रीजन थोड़ा सा मैं देखो पोस्ट में समझा रहा हूँ। देखो छोटा सा थ्योरम समझाने के लिए तुम लोग को इतना बड़ा मैं व्याख्या कर रहा हूँ, इसीलिए कि तुम लोग को थ्योरम क्या आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए, समझ में आना बात को। इसीलिए मैं एगो बताओ, एगो थ्योरम को व्याख्या करने के लिए इतना बड़ा मैं समझा रहा हूँ, और इसके बाद तुम मैथ खत्म कर सकती है। मतलब अभी मैं बता रहा हूँ ना, तो इस टाइप पे जितना डीसी तुमको मिलेगा उसका मैथ आसानी से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस पर मैक्सिमम मिनिमा खत्म हो जाएगा, मतलब जो मैक्सिमम मिनिमा उच्चतम और न्यूनतम मान जो है 12th क्लास के बुक में वो आसानी से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखना जब भी मैं थ्योरम समझा रहा हूँ और उसके बगल में कुछ मैं डीपली समझा रहा हूँ, तो इसे विशेष केयर करना है, ठीक है ना। तो चलो अभी देखो यहाँ पे कैसे इसका 0 आया, तो देखो डी बटा डी एक्स 5 है ना यहाँ पे, लेकिन यही अगर इंटीग्रेशन में रहता है, मान लो यहाँ पे इंटीग्रेशन 5 रहता है 5 डी एक्स, तो इसका मान कितना होता है, खाली 5x होता है, समझ में आया ना बात को। लेकिन इसका 0 कैसे आया, देखो डी बटा डी एक्स 5 और कुछ नहीं है, तो x के पावर क्या है 0 है, तो किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है बताओ 1। 5 कहाँ निकल जाएगा बताओ, बाहर निकलेगा ना 5। तो बताओ यहाँ पे n का मान कितना है 0 है ना, तो सूत्र मैंने क्या बताया बताओ, सूत्र क्या बताया, n x से पावर n माइनस 1, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे n यहाँ पे बाहर आ जाएगा और n में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो तुम जानती है किसी भी चीज़ से 0 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, क्लियर हो गया। तो 0 क्यों आया समझ में आ गया ना रीजन। तो चलो यहाँ पे बताओ 9, अब इसका सूत्र 5 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, x से पर का आ जाएगा 5 माइनस 1 होगा ना, प्लस 3 x से पावर 2 माइनस 1 होगा, प्लस 2 कितना है बताओ, तो x है, तो x का डी खाली कितना होता है 1, कैसे 1 होता है समझ में नहीं आया, 1 बाहर आ जाएगा, 1 में से 1 घट जाएगा, तो 1 में से 1 का 0 बचेगा, समझ में आएगा पूरा यहाँ तक, कोई दिक्कत है। चलो आगे चलते हैं, 9 5 45, x से पावर 4 हो गया ना, यहाँ पे 2 बाहर आने वाला था जी ना, 2 कहाँ आएगा, तो 2 यहाँ पे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 x हो जाएगा, अब प्लस कितना हो गया 2, तो ये हो गया y डैश, क्या हो गया बताओ, मतलब ये हो गया प्रथम डीसी, क्या हो गया। अब इसका हम लोग डबल डीसी करेंगे तो क्या लग जाएगा बताओ, y डबल डैश, मतलब फिर एक बार और इसका डीसी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे, मतलब y डबल डैश हो जाएगा। चाहे इसी को लिख देते हैं डी स्क्वायर एक्स बटा क्या लिख देते हैं, डी टी स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहाँ पे, मतलब जो भी मान यहाँ पे नीचे के सापेक्ष करना होगा लिख देंगे। चलो यहाँ पे 45 बाहर निकल जाएगा, क्वेश्चन बाहर निकल जाएगा ना, और 4 बाहर आ जाएगा ना, मतलब हम डीसी नहीं लिख रहे हैं डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और 4 में से वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6 बाहर निकल जाएगा, 6 बाहर निकलेगा ना, और x का डीसी कितना होगा, अरे x का डीसी 1 ना होगा, और 2 का डीसी कितना हो जाएगा बताओ 0, कोई दिक्कत। 45 में 4 से गुना करो, 5 का 20, 4 का 16, 2 18, x क्यू प्लस 6 होगा, ये क्या हो गया बताओ मेरा, डबल डीसी हो गया। इसी का फिर एक और डीसी कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, चलो मैं देखो ट्रिपल डीसी निकाल के दिखा रहा हूँ, इसी का फिर डीसी कर दो तो 180 क्वेश्चन बाहर निकल जाएगा, बोलो 3 से गुना होगा यहाँ पे, और 3 में से घट जाएगा 2 होगा, इसका डीसी कितना हो जाएगा 0, तो गुना कर दो 38 यहीं 54, कौन सा डीसी हो गया, और समझ में आया, क्लियर हो गया पूरा। तो देखो यहाँ पे जो डीसी हम लोग का डबल डीसी आया, ठीक है, तो डबल डीसी कैसे आया समझ में आएगा ना, तो ये a बराबर डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर कैसे आया समझ में आएगा ना, कॉलन के संकेत से। तो चलो दोनों को आप लोग जोड़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। त्वरण जो त्वरण पहला का मान कितना आया था बताओ, कितना आया था माइनस के एक्स बटा एम आया था जी, ये समीकरण क्या मान लेंगे बताओ एम, और दूसरा कितना आया त्वरण बताओ डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर। तो दोनों को देखो यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों क्या कर देंगे ऐड, दोनों को ऐड करेंगे ना जी, तो बताओ कितना हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर, ठीक है,
और यहाँ पे चलो माइनस हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा के एक माइनस के एक्स बटा एम हो जाएगा यहाँ पर, बराबर में कितना हो जाएगा बताओ 0। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा बताओ, तो प्लस होगा ना, डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर प्लस कितना हो गया के एक्स बटा, बोलो के एक्स बटा कितना हो गया एम बराबर 0। चलो अब यहाँ पे प्लस के बाद उधर बाहर में जाएगा तो कितना होगा माइनस होगा ना, मतलब समझ में आ रहा है किसी डिपली कैसे समीकरण 1 और समीकरण 2 करें। चलो यहाँ पे बोलो अब क्या हो जाएगा, बोलो डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर बराबर कितना होगा बताओ माइनस के एक्स बटा एम, माइनस के एक्स बटा एम। तो देखो इसको हम लोग इस समीकरण के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, मतलब सरल आवर्त गति को किस गति को बताओ, सरल आवर्त गति का क्या है बताओ, अवकल समीकरण है सरल आवर्त गति का। तो कोई पूछेगा सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण कितना होगा, तो क्या बताइए, तो डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स बटा एम बराबर क्या हो जाएगा 0। याद रहेगा ना सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण। सरल आवर्त गति का ऐसे जो समीकरण आया था कितना आया था, एफ समानुपाती एक्स आया था ना जी, ए बराबर माइनस कितना आया था के एक्स नहीं आया था, ए बराबर माइनस के एक्स, तो वहाँ से ए का मान कितना लिख लिया था माइनस के एक्स बटा एम, लिख लिया था कि नहीं। चलो क्लियर हो गया ना यहाँ तक, आगे चलते हैं। तो ये सरल आवर्त गति का समीकरण कितना है बताओ, डी एक्स स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स बटा एम। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत। और ये एक्स के सापेक्ष कौन सा फलन, एक्स के सापेक्ष जो फलन एक्स का कौन सा अवकलन किया गया है बताओ, तो कौन सा अवकलन किया गया है बोलो यहाँ पे, द्वितीय अवकलन। कौन सा अवकलन किया गया है बोलो, द्वितीय अवकलन। कोई दिक्कत है यहाँ पे, सेकेंड डेरिवेटिव्स बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेकेंड डेरिवेटिव्स, क्या बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव्स। कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एक्स का जो ऋणात्मक, यहाँ पे एक्स का जो ऋणात्मक अचर मान होगा, ठीक है, के बटा एम का क्या होगा गुणनफल होगा, के बटा एम का क्या होगा, ठीक है, साइन और कोजाइन के फलन के लिए यह क्या होगा मान्य होगा, किस फलन के लिए मान्य होगा बताओ, तो साइन और कोजाइन, साइन और आई जिसको तुम शॉर्टकट में क्या कहती है साइन और कॉस, नहीं समझ में आया, साइन का मतलब जाया, कॉस का मतलब को जया, और टेन का मतलब स्पर्श जया, नहीं समझ में आया। थोड़ा तुम लोग डीसी वाला ये फॉर्मूला लिख लो, काम करेगा नोट्स में तुम लोग, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी से ध्यान समझ लो इसको, घर पे हम ऐसे कर लेना, समझ लो यहाँ पे। तो पहला फॉर्मूला अलजाब्रा के लिए कितना था, डी बटा डी एक्स, एक्स से पावर एन का क्या होता है एन, एक्स से पावर एन माइनस 1, ये सब सिद्ध किया हुआ है, याद रखना। ये फार्मूला हम एक दिन तुम लोग को सिद्ध कर देंगे पूरा डीपली, समझ में आया ना बात को, बहुत ईजी है, हम एगो सिद्ध कर देंगे तो तुम लोग अपने आप क्या कर लेगी, सब सिद्ध कर लेगी। तो मैंने क्या बताया कि सारा जितना चीज़ें सब आगे कहाँ जो होता है डीसी में। तो चलो पहले हम लोग ये सब लिख देते हैं, डी बटा डी एक्स, और जितना भाग में रहता है उतना भाग में क्या होता है बताओ, बढ़ जाता है, मतलब डी ए बटा डी एक्स जो डी बी बटा डी एक्स जो डी सी बटा डी एक्स। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला एक ये है अलजाब्रा में, डी बटा डी एक्स यू भी का फार्मूला है, किसका फार्मूला बताओ, यू भी, मतलब किसी दो पदों के बीच गुना हो, तो जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया डी बटा डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर गुने एक्स प्लस 3, मान लो दो पदों के बीच गुना हो, तो डी बटा डी एक्स यू भी का फार्मूला बहुत ट्रिकली है, याद करो ट्रिकली है। देखो यहाँ पे ध्यान समझना, पहले यू को बाहर निकाल दो, यू को क्या कर दो, पहले यू को क्या कर देंगे बाहर निकाल देंगे, किसका डीसी कर देंगे भी का, और फिर भी को बाहर निकाल दो, किसका डीसी कर देंगे, हो गया फार्मूला, याद हो गया ना, ये ट्रिकली फार्मूला है, मतलब इसको सीध करेंगे तो मालूम चलेगा। तो कोई पूछेगा डी बटा डी एक्स यू भी का फार्मूला क्या होगा बताओ, तो यू डी वी बटा डी एक्स प्लस भी डी वी डी यू बटा डी एक्स, इससे भी सिंपल फार्मूला है यू बटा भी का, ठीक है ना। देखो इसका भी सेम टू सेम करेंगे, पहले भी आ जाएगा, पहले क्या आ जाएगा भी डी यू बटा डी एक्स, यहाँ पर ऊपर वाला लेकिन माइनस लग जाता है, ऊपर वाला लग जाता है माइनस, यू डी वी बटा डी एक्स, मतलब एक बार भी का एक बार किसका यू का, और बाटा में देखो तो नहीं, बाटा में क्या हो जाता है भी स्क्वायर, बाटा में क्या होता है, तो ये चारों फार्मूला अलजाब्रा के लिए है, याद रखना है। और एगो लॉग के लिए होता है, सुनो लॉग के लिए, मान लो लॉग लग जाए डी बटा डी एक्स, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा देखो, कोई अगर कोई लॉग लगा जाए तो क्या होगा डी बटा डी एक्स लॉग का, तो खाली क्या हो जाएगा बताओ 1 बटा एक्स। जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन तुमको दे दिया डी बटा डी एक्स, मान लो दे दिया लॉग एक्स से पावर 10, लॉग एक्स से पावर 10, तो तुम लॉग का तीनों फार्मूला पढ़िए ना, लॉग का तीनों फार्मूला है, लॉग का भी फार्मूला तुम थोड़ा जान लो, तुम जानते हो कि लॉग कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, ठीक है। तो लॉग का 3 फार्मूला जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, लॉग एम के पावर एन का फार्मूला क्या होता है बताओ, एन लॉग एम होता है ना, मतलब पावर कहाँ आता है पहले आता है ना जी। दूसरा लॉग एम गुने एन क्या होता है, इसको भी सिद्ध किया गया है, याद रखना, तो प्लस में होता है कि नहीं, लॉग एम प्लस लॉग एन। तीसरा क्या होता है लॉग एम बटा एन, क्या होता है बताओ, लॉग एम माइनस लॉग एन, मतलब गुना रहेगा तो जोड़ा, भाग रहेगा तो घटाव, मतलब ये सिंपल आइडिया है। चलो तो ये ऊपर वाला पावर कहाँ आ जाएगा बताओ, पावर इधर आ जाएगा नहीं नीचे, डी बटा डी एक्स जो है 10 लॉग एक्स हो जाएगा ना, ठीक है, तो लॉग 10 कहाँ निकल जाएगा क्वेश्चन बताओ, बाहर निकल जाएगा, और डी बटा डी एक्स लॉग एक्स का कितना हो जाएगा, तो क्या हो गया 10 बटा एक्स आंसर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे, क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ पे। लॉग में एंटी लॉग का जो डीसी होता है थोड़ा सा अजीब आता है, ठीक है ना, एंटी लॉग का ही मतलब जब कोई लॉग सीख जाता है तो एंटी लॉग थोड़ा सा उसमें करना पड़ता है, ठीक है ना। देखना उसमें एंटी लॉग भी दिया होगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो भारतीय बोर्ड का जो बुक है, ठीक है, उसके लास्ट में देखना तुम लोगों को दिया होगा लॉग और एंटी लॉग दोनों, समझ में है ना बात को, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो चलो डीसी में कभी कभी कांस्टेंट का ही पावर दे देगा, जैसे मान लो 5 के पावर एक्स दे देगा,
5 के पावर क्या देगा x। तो 5 के पावर x का डीसी क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लॉग मान के बनाते हैं। किसको मान के बनाते हैं बताओ, y बराबर मान लो 5 के पावर x का डीसी दे दिया, तो दोनों को क्या कर देते हैं हम लोग लॉग y। दोनों का मान देते हैं बताओ लॉग। तो ऊपर वाला कहाँ जाता है, पहले जाता है ना, तो यहाँ पे log 5 आ जाता है। तो log 5 का तो लोगों को वैल्यू मालूम है, याद रखना। log 10 का वैल्यू कितना होता है बताओ तो, बट log 10 का वैल्यू 1 होता है, याद रखना। और log 100 का वैल्यू, हाँ log 1000 का वैल्यू, हाँ तो याद रखना। कैसे 2 3 होता है, समझ में आया ना बात को। देखो log 100 का वैल्यू 2 कैसे होता है, ध्यान समझो। log 100 का वैल्यू 2 कैसे होता है, log का तुम लोग जानती हो 10 का स्क्वायर कर देगी ना, तो 2 कहाँ जाएगा, पहले आ जाएगा ना। तो log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे। लेकिन log 5 का वैल्यू इसी का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा बोलो, 0.057 लगभग। अरे log 10 का वैल्यू 1, अरे इसका भी log 10 का भी वैल्यू एक्यूरेट 1 नहीं होता है, 1 पॉइंट कुछ होता है, समझ में आया बात को। तो इसी प्रकार log 5 का वैल्यू कितना होता है 0.57, मतलब निकालेगी तो आ जाएगा। लॉग टेबल जो दिया गया है ना, लॉग टेबल, अरे लॉग टेबल जो दिया गया है ना, तो उसको रट लगी तो हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो याद रखना। तो कैसे क्वेश्चन का पावर रहेगा तो कैसे मानते हैं, समझ में आएगा ना। एक्सपोनेंशियल का भी डीसी होता है, किसका डीसी होता है बताओ। जैसे मान लो मान लो दे दिया y बराबर e के पावर 5x, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दे दिया, y बराबर e के पावर 5x, ध्यान समझो, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो ठीक है। तो मान लो इसका भी डीसी देगा किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो d/dx क्या हो जाएगा, e के पावर 5x। इसका e का मतलब बताया था ना क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। e का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू मालूम है ना, कहाँ कितना होता है, 2.32 बताए थे ना, नहीं बताए थे लगभग में। तो चलो यहाँ पे देखो, तो बताओ तुम लोग, इसका सेम टू सेम फॉर्मूला यही होता है, d/dx e के पावर 5x का e का पावर क्या हो जाएगा, खाली 5x हो जाएगा, समझ में आया ना। और इसका पावर का भी डीसीआ कर देते हैं, पावर का डीसीआ में 5 बाहर निकल जाएगा ना, और x का वैल्यू कितना होता है 1, तो हो गया यहाँ पे 5e के पावर 5x। तो कोई पूछेगा d/dx e के पावर x का फॉर्मूला कितना होता है, बताओ कितना होता है, e के पावर x। अच्छा कोई पूछेगा d/dx e के पावर nx का फॉर्मूला कितना होता है, बताओ तो n e के पावर nx, याद रहेगा ना, याद रहेगा। nx से मतलब n की जगह कोई भी अंक, n की जगह कोई दिक्कत है यहाँ पे। लेकिन x का भी पावर हुआ तो उसका भी डीसी करना पड़ेगा, कोई दिक्कत। तो देखो ये वो डीसी को विस्तार करने के लिए मैं पूरा डीसी को बढ़ा दे रहा हूँ। चलो इसको भी देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा और हम लोग आगे चलते हैं। इसका और फॉर्मूला देख लो यहाँ पे डीसी का, देखो यहाँ पे सब लिख लेना तुम लोग, ये सब नोट्स बनाना कॉपी से, ठीक है ना। देखो d/dx थोड़ा सा, अब थोड़ा त्रिज्योमेट्री वाला भी पढ़ लो, देख लो त्रिज्योमेट्री, ध्यान समझो इधर। त्रिज्योमेट्री का फॉर्मूला देखो यहाँ पे, त्रिज्योमेट्री का d/dx तो देखो sin x का क्या होता है, जल्दी उल्टा बताओ क्या होता है, cos x, क्या होता है बताओ cos x। d/dx देखो तुम लोग अगर डीसी तुम लोग याद कर ली तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपने आप भी याद हो जाएगा, सुन लो ध्यान सुन लो। तो याद रखना कि अवकलन को क्या बोलते हैं बताओ, प्रति अवकलज। मतलब डीसी का ही उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। डीसी का उल्टा क्या होता है बताओ, मतलब उसका तुम लोग मान निकालेगी तो लगभग उसका उल्टा ही आता है, समझ में आना बात को। लगभग क्या उसको प्रति अवकलज कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, प्रति, मतलब समाकलन को क्या कहते हैं, प्रति अवकलज, कोई दिक्कत। मतलब इसका जो डीसी याद हो जाएगा, डीसी याद हो जाएगा तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बता रहा हूँ। मतलब इसका d/dx sin x का कितना हो गया, cos x हो गया ना, तो इंटीग्रेशन cos x का कितना हो जाएगा बताओ तो, कितना हो जाएगा, केवल sin x होगा, कितना होगा sin x प्लस c, कितना होगा sin x प्लस। तो याद रखना कि अगर तुमको डीसी का फॉर्मूला पूरा याद हो गया तो sin x ठीक है अभी क्या हो गया, जैसे तुम लोग अभी पढ़ी ना जी d/dx, बताओ ध्यान समझो, d/dx log x का कितना पढ़ी तुम लोग, 1/x पढ़ी ना। तो कोई पूछेगा 1 इंटीग्रेशन 1/x dx का कितना होगा बताओ, उल्टा log x हो जाएगा यहाँ पे, log x प्लस c हो गया आंसर। c क्यों लगा बताया था ना, यहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए, किसके लिए, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए, किसके लिए बताओ, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के लिए क्या लगा देंगे c। और डिफिनिट इंटीग्रेशन में तो मान निश्चित ना आता है, जिसमें रेंज दिया होता है, जिसमें क्या दिया होता है, रेंज दिया होता है, नहीं समझ में आया, रेंज जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया होता है, नहीं समझ में आया। लोअर लिमिट हमेशा छोटा होता है किससे, अपर लिमिट से। तो याद रखना, तुमको बहुत बड़ा चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम 30 को डीसी का फॉर्मूला याद कर ली तो तुमको 30 को किसका फॉर्मूला याद हो गया, समझ में आया ना बात को। ये बहुत बड़ी बात है, तुम लोग कान में बैठा लेना परमानेंट इसको। मतलब अगर तुमको डीसी का फॉर्मूला 30-40 को याद हो गया तो किसका फॉर्मूला याद हो गया बताओ, समझ में आया ना बात को। मतलब अगर अवकलन का याद हो गया तो प्रति अवकलन का भी क्या हो गया, याद हो गया। मतलब समाकलन का भी याद हो जाएगा, अगर अवकलन का याद हो जाएगा तो समाकलन का भी, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो कैसे आएगा उल्टा, समझ में आएगा ना बात को। अभी तुम लोग पढ़ी कि d/dx सबसे पहला फॉर्मूला बताया, x से पावर n का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, n x से पावर n-1 बताया ना। अब इसका कोई इंटीग्रेशन कर देगा तो क्या हो जाएगा बताओ तो, क्या हो जाएगा, x से पावर n नहीं हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया इंटीग्रेशन 5x से पावर 5 - 4, अच्छा x से पावर 4 दे दिया, dx दे दिया, तो इसको तुम डायरेक्ट क्या लिख सकती है,
डेट इसका क्या लिख सकती है बताओ? एक्स के पावर क्या लिख सकती है? 4। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं, एक्स के पावर 5, एक्स पावर क्या लिख देंगे? 5। कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे एन का मान 5 है ना जी, एन का मान कितना है? 5। समझ में आया? मतलब प्रति और कॉस किसका होता है बताओ? मतलब तुम निकालेगी तो उतना एक्यूरेट आएगा। देखो निकाल के दिखा दे रहे हैं, देख लो। 5 तुम लोग जानती है कि इंटीग्रेशन, ये तुम लोग जानती है ना, इंटीग्रेशन एक्स से पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो? एगो ऊपर जुड़ता है ना जी, अब बाटा में एगो नीचे नहीं जुड़ता है। तो देखो यहाँ पे 5 एक्स से पावर 4 + 1 होगा, अब बाटा 4 + 1 नहीं होगा, 5 एक्स से पावर 5 बटा 5 होगा। 5 से 5 क्या हो जाएगा? तो कितना आ गया? एक्स पावर 5 नहीं आया यहाँ पे, देखो एक्स पावर 5 आ गया। तो याद रखना प्रति और कॉस कैसे होता है, समझ में आया ना? तो चलो हम लोग इसका फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, तुम लोग इसको याद कर रहे हैं। डी बटा डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला कितना होता है बताओ? कॉस एक्स। याद रहेगा ना? इसको डॉट लाइन लिख करके अलग नोट्स बनाना। देखो जो भी तुम लोग पढ़ रही है प्रत्येक का नोट्स अपने कॉपी में बनाना, ठीक है ना? वीडियो देख के बनाना या तुम लोग ऐसे बनाना, ठीक है ना? नोट्स बनाना। डी बटा डी एक्स कॉस एक्स का कितना होगा बताओ? कितना होगा यार? थोड़ा सा एगो ट्रिक है, मतलब ये ध्यान समझो, ये थ्योरम नहीं है, एगो ट्रिक है कि जहाँ जहाँ कॉस एक्स होगा ना, मतलब जहाँ जहाँ सी होगा वहाँ पे थोड़ा सा माइनस लगाते हैं। मतलब एक ट्रिक है, मतलब ये नहीं कि जहाँ सी होगा माइनस लगेगा ही लगेगा। मतलब यहाँ पे थ्योरम में जब सीध किया गया तो कितना आएगा यहाँ पे? -3 नंबर। डी बटा डी एक्स 10x कितना हो जाएगा? याद रखना। डी बटा डी एक्स 10x कितना हो जाएगा बताओ? सेक स्क्वायर एक्स। याद रहेगा ना? अरे याद रहेगा फॉर्मूला? ये तुम लोगों को फॉर्मूला नहीं पड़ी थी? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10x स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है? 1 होता है ना? तो लगभग सेक और 10 क्या होता है? लगभग समान। तो डी बटा डी एक्स 10x क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। अरे फॉर्मूला तो पड़ी थी। चलो 4 नंबर डी बटा डी एक्स, ठीक है। डी बटा डी एक्स कॉट एक्स का क्या होगा बताओ? अरे सी है ना, माइनस हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर। बताओ पांचवा फॉर्मूला क्या होगा बताओ? पांचवा फॉर्मूला डी बटा डी एक्स सेक एक्स क्या होगा? देखो थोड़ा सा ये फॉर्मूला तुम लोग को उल्टा आएगा। डी बटा डी एक्स सेक एक्स क्या होगा? याद रखना, सेक एक्स इंटू 10x। सेक एक्स इंटू, अरे सेक के साथ 10, सेक एक्स इंटू 10x। मतलब थोड़ा सा मैं आइडिया बता रहा हूँ तुम लोग को परमानेंट याद हो जाए। डी बटा डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स से क्या हो जाएगा बताओ? किसके साथ? कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। और यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस। नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया? 6 फॉर्मूला। देखो तुम लोग ट्रिक होगा, याद करना होगा तो यहाँ पे तुम लोग याद रखना, हाई वाला फॉर्मूला याद रखना। मतलब सेक के साथ 10 रहता है और कॉसेक के साथ कॉट। याद रहेगा ना? ये सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। हाई दोनों फॉर्मूला याद रखना। डी बटा डी एक्स सेक एक्स से क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू 10x। समझ में आ रहा है? और डी बटा डी एक्स कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्लियर हो गया? तो देखो इसमें कुछ इन्वर्स वाला भी सूत्र है। इसमें कौन सा सूत्र है बताओ? डीसी में कुछ इन्वर्स वाला भी सूत्र है, थोड़ा ध्यान समझ लो, ध्यान समझ लो। इन्वर्स वाला भी थोड़ा समझिए लो। इन्वर्स मतलब होता है व्युत्क्रम। इन्वर्स मतलब क्या होता है? मतलब त्रिकोणमिति का जो व्युत्क्रम, त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम कब बन जाता है? ध्यान देखो यहाँ पे, साइन थीटा बराबर जब एक्स मान लिया जाता है, तो देखो जब थीटा हटता है ना, जब साइन हटता है, जब दूसरी ओर जाता है बराबर के विपरीत ओर, तो वहाँ पे क्या लग जाता है बताओ तो? इन्वर्स लग जाता है। क्या लग जाता है बताओ? इन्वर्स। इन्वर्स लग जाता है। समझ में आया ना बात को? तो देखो इसी इन्वर्स का डीसी भी होता है। इसी इन्वर्स का क्या होता है बताओ? डीसी। तो देखो यहाँ पर डी बटा डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स का क्या होता है? ध्यान समझो, बहुत ईजी फॉर्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। तो डी बटा डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना जी? तो बोलो डी बटा डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला कितना होता है बताओ? 1 बटा, इस नोट्स इसका बनाना तुम लोग सब, ठीक है? यहाँ पे इन्वर्स वाला स्पेशल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम लोग जानती है कि इसका इसी का विपरीत अवकलज क्या हो जाएगा बताओ तो? इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा? मतलब तुम लोग से मान लो कोई पूछ दिया कि इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का डी एक्स यहाँ पे दे दिया, तो मान लो तुमको फॉर्मूला याद होगा तब ना तुरंत लिख देगी, नहीं तो निकालते रह जाएगी। इसका अब निकालेगी यू बटा वी पे, चाहे यहाँ पे मान लो अब जैसे निकालो इंटीग्रेशन इसका, तो अगर तुमको इंटीग्रेशन याद हुआ तो डेट क्या लिख सकती है इसका बताओ? इसका विपरीत क्या बताओ? साइन इन्वर्स। साइन इन्वर्स एक्स है ना जी? अब प्लस में क्या लग जाएगा बताओ? सी, मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत? तो चलो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला खत्म हो गया ना? याद हो गया? खाली 1/√रूट में क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो डी बटा डी एक्स, देखो डी बटा डी एक्स कॉस इन्वर्स एक्स, डी बटा डी एक्स कॉस इन्वर्स। और खाली यहाँ पे बताओ, खाली इसके आगे क्या लगा दो? माइनस। खाली क्या लगा दो इसके माना में? नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया यहाँ पे? अरे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो डी बटा डी एक्स 10x, डी बटा डी एक्स 10x, 10 इन्वर्स एक्स। तो 10 इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? रूटवा खाली हट जाएगा, इस पर रूटवा खाली क्या हो जाएगा? 1 प्लस क्या हो जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर। जहाँ माइनस में क्या हो जाएगा बताओ? प्लस। अब देखो डी बटा डी एक्स कॉट इन्वर्स एक्स, बताओ कॉट इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? -1/1 प्लस। समझ में आ गया ना बात को? चलो थोड़ा सा इसमें हम लोग, चलो इसका फॉर्मूला आप देखो, इसका अब तुम लोग बताओ साइन का विपरीत क्या होता है? साइन का उल्टा जल्दी बताओ। कॉसेक ना होता है? कॉसेक इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? 1/x। यहाँ पे थोड़ा सा आगे एक्स हो जाता है, ठीक है ना?
1/x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ में आया ना। और ये सी है तो इसके आगे क्या लग जाएगा बताओ, माइनस, मतलब थ्योरम तो जब सीध करेंगे तो इतना आएगा। खाली बताओ क्या लग जाएगा, जहाँ पे डी/dx कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आया था ना 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, खाली यहाँ पे क्या लग जाएगा बताओ, तो खाली क्या लग जाएगा एक्स, कोई दिक्कत है यहाँ पे। दूसरा बोलो डी/dx सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, 1 बटा कितना हो जाएगा एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहाँ पे, क्लियर हो जाएगा ना। अब इसको हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है, एक दिन पूरा का प्रूफ करेंगे, एक को प्रूफ करेंगे और बाकी तुम लोग प्रूफ करवाएंगे, 2-4 को विधि बताएंगे प्रूफ करने का, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब इसका डबल डीसी ट्रिपल डीसी अलग होता है, तो इतना डीसी का फॉर्मूला, अभी और भी बहुत सारा डीसी का फॉर्मूला है, लेकिन इतना तो याद रखना, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत है पलवी, समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे हम लोग किसका आवर्त समीकरण है बताओ, सॉल्व आवर्त गति का अवकल समीकरण कितना आया था जल्दी बताओ। तो उसी को हम लोग तुम लोग को दिखाने के लिए इतना बड़ा हम लोग अति किए, ध्यान समझो, इसी को दिखाने के लिए बताओ इसका सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण कितना है बताओ, d² x बटा dt², ठीक है, प्लस kx बटा m बराबर कितना आया था बताओ, तो 0, सिद्ध किया था ना जी। पहले किसके, पहले समीकरण ए से निकला था, जो f समानुपाती x बराबर से लिखा था ना, a बराबर माइनस kx बटा m लिखा था ना, और दूसरा अवकल समीकरण के संकेत से कितना लिख रहा था, a बराबर बोलो, और ए बराबर कितना लिख रहा था, d² x बटा dt² लिख रहा था, और दोनों क्या कर दिए थे ऐड, बराबर में 0, तो कितनी यही किसका अवकल समीकरण है बताओ, तो सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण, कोई दिक्कत है यहाँ पे। चलो इसका अब हम लोग इसको आवर्त इसका जांच हल करेंगे, ठीक है, इसका जांच करेंगे, क्या करेंगे इसका जांच। तो जांच में तुम लोग जानती है कि विस्थापन वाला जो आवर्त समीकरण आया था, ए वाई बराबर क्या आया था, ए साइन ओमेगा टी आया था जी, वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, जिसको आवर्त फलन समीकरण भी कहते हैं, मालूम है ना, आवर्त समीकरण नहीं कहते हैं, इससे पीछे बताए थे। तो इसी को यहाँ पे लिखो, देखो लिखा जाएगा एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस लेमडा, ठीक है, छोटा लेमडा है, क्या बताओ, सॉरी क्या बताओ, छोटा डेल्टा है, सॉरी छोटा डेल्टा है, कौन सा डेल्टा है बताओ, छोटा डेल्टा। यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा डेल्टा है बताओ, तो बड़ा डेल्टा है ना जी, और ये कौन सा डेल्टा है, छोटा डेल्टा है। वैसे ही ये बड़ा सिग्मा है, ये कौन सा सिग्मा है, छोटा सिग्मा। ग्रीक वाला तुम जो सारणी है वो याद करना, 24 को जो ग्रीक का सारणी है ना, 24 जो ग्रीक का सारणी है ना, हाँ, तो उसको एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो याद रखना, ये बड़ा डेल्टा है, कौन सा डेल्टा है बताओ, छोटा डेल्टा है, और बड़ा सिग्मा है, कौन सा सिग्मा है, छोटा सिग्मा। तो ये समीकरण आएगा किसके लिए, इसको जांच करने के लिए, एक्स बराबर कितना आएगा बताओ, ए साइन ओमेगा टी प्लस छोटा लेमडा, छोटा लेमडा। चलो इसका हम लोग देखो टी के सापेक्ष क्या करेंगे, डीसी, किसके सापेक्ष डीसी करेंगे बताओ, टी के सापेक्ष डीसी, अभी डीसी इसलिए तुम लोग को पढ़ाया मैंने, टी के सापेक्ष क्या करेंगे बताओ, और कॉलन चाहे डिफरेंशिएशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अच्छा है शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, डीसी, डिफरेंशिएशन, समझ में आया बात को, क्या करने पर बताओ, डिफरेंशिएशन करने पर, क्या करने पर बताओ, और डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, और कॉलन मतलब शॉर्टकट में हम क्या मतलब डीसी, नहीं समझ में आया। तो किसके सापेक्ष डीसी करेंगे बताओ, किसके सापेक्ष, तो बताओ डी एस बाई डी टी होगा, ये कहाँ निकल जाएगा, क्वेश्चन कहाँ निकल जाएगा बताओ, तो बाहर निकल जाएगा। और बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम लोग अभी पढ़े कि डी बाई डी साइन थीटा का क्या होता है बताओ, तो कॉस ओमेगा टी होगा, और थीटा की जगह पे कितना है, थीटा की जगह पे इतना है पूरा, ये ओमेगा टी प्लस, तो ध्यान समझो कितना आएगा बताओ, ये कितना आएगा, ए साइन थीटा का कितना हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा ना, तो साइन का कॉस और थीटा की जगह कितना है, ओमेगा टी प्लस कितना है बताओ, ओमेगा टी प्लस छोटा डेल्टा, ओमेगा टी प्लस छोटा डेल्टा, और फिर इसका थीटा करो, फिर क्या करेंगे थीटा का, तो थीटा कितना हो जाएगा बताओ, ये ओमेगा बाहर निकल जाएगा ना, और टी का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, टी के सापेक्ष टी का 1 होगा ना, और यहाँ पर डेल्टा क्या है कांस्टेंट है, तो डेल्टा कितना हो जाएगा बताओ 0 होगा। तो चलो इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ए ओमेगा हो जाएगा ना, ए ओमेगा। अरे बहुत हल्का डीसी होता है, जैसे तुम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो डीसी इतना ना आसान है, डीसी इतना तो आसान कुछ है ही नहीं, कितना भी भारी भारी डीसी मिले तो लोग 1 सेकेंड में बनाएगी, मतलब इतना ईजी होता है, समझ लो डीसी। जैसे जैसे तुम लोग डीसी जब 12 का पढ़ाएंगे समझ लो कि उसमें कम से कम आधा बुक समझ लो कि डीसी है, आधा बुक क्या है केवल ओनली डीसी है। तो चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ओमेगा हो जाएगा ना, ए इंटू ओमेगा होगा तो कितना होगा बताओ, ए ओमेगा कितना हो जाएगा, ए ओमेगा होगा, और साथ में कितना हो जाएगा बताओ, कॉस ओमेगा टी प्लस छोटा डेल्टा, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो बताओ तो इसका प्रथम डीसी कितना आया बताओ, प्रथम डीसी कितना आया, डी एक्स बाई डी टी बराबर कितना आया बोलो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस लेमडा, लेमडा की डेल्टा छोटा डेल्टा ना है जी, और लेमडा ऐसे होता है, समझ में आया, लेमडा कैसे होता है, ऐसे तेज कर दो, इसको पार दो बीच में, ठीक है, ये लेमडा है, ठीक है ना, समझ में आया। और ये कौन सा डेल्टा है बताओ, छोटा डेल्टा। फिर इसका द्वितीय कोटि का अवकलन करने पर क्या करने पर बताओ, द्वितीय कोटि, तो द्वितीय कोटि में क्या हो जाएगा बताओ, डी² हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा, डी_2, और डी² डी_2 होगा, द्वितीय कोटि का अवकलन अभी बताया ना मैंने, मतलब इसी का फिर क्या कर देंगे, तो चलो कांस्टेंट यहाँ पे कौन हो जाएगा, ए ओमेगा होगा कांस्टेंट, ओमेगा बाहर आ जाएगा बोलो, तो बोलो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, फिर मैंने डी सी कितना बताया बताओ, साइन, साइन की माइनस साइन, माइनस साइन, और थीटा का मान कितना है ओमेगा टी प्लस डेल्टा है छोटा डेल्टा, इनटू
अब इसमें फिर इसका थीटा का डीसी करेंगे ना तो ओमेगा कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, टी का 1 होगा और प्लस इसका मान कितना हो जाएगा, कोसेंट का 0 होगा। तो देखो यहाँ पे एक और यहाँ पे ओमेगा निकला है, तो ए माइनस ए ओमेगा इंटू ओमेगा कितना हो जाएगा बोलो, ओमेगा स्क्वायर होगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस छोटा डेल्टा। कितना ईजी है देखो यहाँ पे, कितना ईजी है, समझ में आया बात को। मतलब यहाँ पे टी के सापेक्ष हम लोग डीसी करेंगे किसका, जांच करने के लिए सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण के लिए। तो dx बटा dt बराबर कितना आया बताओ तो, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा आया यहाँ पे। इसी का फिर क्या करती है द्वितीय अवकलन, तो कितना आया बताओ, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस छोटा डेल्टा। याद रहेगा ना, याद रहेगा, केवल ओमेगा टी प्लस क्या कर देंगे, छोटा डेल्टा। तुम लोग जानती है जहाँ पे एक्स का मतलब क्या है बताओ, विस्थापन है, ठीक है, और यहाँ पे ए का मतलब क्या है बताओ, आयाम, ओमेगा का मतलब क्या है बताओ, कोणीय आवृत्ति, ठीक है, और छोटा डेल्टा का मतलब क्या है बताओ, छोटा डेल्टा का मतलब क्या है, हाँ यहाँ पे मान लिया गया है, समझ में आया ना बात को, कोई दिक्कत है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे ये सब क्या है, नियतांकें हैं, सब क्या है बताओ। मतलब इसको यहाँ पे देखो, इस सबको आगे हम लोग चलेंगे तो क्या मान लेंगे बताओ, तो जांच करने के लिए ए को, ध्यान समझो, ए को ओमेगा को और डेल्टा को क्या मान लेंगे बताओ, नियतांक। क्या मान लेंगे आगे चल, क्या मान लेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पे। देखो तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बटा, देखो ध्यान से, डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ए साइन ओमेगा टी प्लस छोटा डेल्टा है ना जी। तो इसका मान तो लोग अभी पढ़े थे, कितना आया था बताओ, एक्स था ना जी। तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, सबको क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, सबको एक्स लिख सकते हैं ना जी। तो चलो यहाँ पे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। तो डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर प्लस कितना हो गया बताओ तो, ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो गया, 0। कोई जगह था यहाँ पे। तो ये भी एक क्या आ गया बताओ, अवकल समीकरण। कितना आ गया बताओ, सरल आवर्त गति का क्या आ गया, अवकल समीकरण। याद रहेगा ना, डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर प्लस कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर कितना आ गया बोलो, 0। कोई दिक्कत है यहाँ पे। चलो अभी तुम लोग को हम बताएं कि इसमें हम लोग ओमेगा को, ए को और छोटा डेल्टा डेल्टा को क्या मान लेंगे बताओ, कांस्टेंट। क्या मान लेंगे, ठीक है, और तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना, किसको किसको तुलना करेंगे बताओ, किसको किसको तुलना करेंगे, इसको तुलना करेंगे जो अभी समीकरण यहाँ पे आया था ना। ध्यान देखो, ये जो समीकरण आया था ना यहाँ पे, और जो ऊपर जो समीकरण कितना आया था, डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर प्लस के बटा एम एक्स आया था ना, बराबर 0। क्या करेंगे बताओ, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तो तुलना करेंगे। तो देखो यहाँ पे तुलना करेंगे तो इसे ये कट जाएगा ना, ये दोनों कट जाएगा, अरे दोनों कटेगा, बराबर में प्लस प्लस आएगा तो क्या बच जाएगा बताओ तो, ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर कितना बच जाएगा, के बटा एम एक्स बच जाएगा बोलो, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा बोलो। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आ गया बताओ, के बटा एम। तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर के बटा बोलो, याद रहेगा। अब तुम लोग जानती है कि बताओ कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला कितना होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 2 पाई बटा टी होता है, 2 पाई बटा टी रूट अंडर के बटा एम। कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो चलो टी बराबर कितना हो जाएगा बताओ, टी बराबर कितना हो जल्दी बताओ भाई, ये पलट जाएगा, टी बराबर है, टी यहाँ पे जाएगा, सुनो इधर, टी यहाँ जब टी से तीसरा तीसरा गुना करेंगे तो प्लॉट नहीं जाएगा, एम बटा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं आ गया। तो कोई पूछेगा सरल आवर्त गति का आवर्तकाल जो आएगा टी बराबर कितना आएगा बताओ जल्दी बोलो, 2 पाई एम बटा के, 2 पाई एम बटा के, जहाँ एम मतलब जल्दी बताओ वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, पाई का वैल्यू तो जानती है 22/7, और के मतलब क्या हो गया बताओ, बॉल नियतांक था। क्या था बताओ, बॉल नियतांक। कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो देखो ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है, याद रखना, बोलो याद रहेगा ना, टी बराबर 2 पाई एम बटा के। कहाँ से आया समझ में आ गया ना, किसको किसको तुलना कर देंगे बताओ, एकदम माइंड में बैठा है ना। समीकरण एक कितना आया था, डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर प्लस के बटा एम एक्स आया था। देखो इतना बड़ा थ्योरम एकदम इसी तरीके से याद होगा कि नहीं, बहुत इजी थ्योरम है, समझ में आया। और ये कैसे आया फॉर्मूला ये भी समझ में आ गया ना, टी बराबर दोनों क्या कर देंगे, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, कट नहीं जाएगा दोनों। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर के बटा एम एक्स नहीं आया, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना फॉर्मूला आया बताओ, टी बराबर 2 पाई एम बटा के, 2 पाई एम बटा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत। तो देखो यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस लेमडा, साइन ओमेगा कौन बताओ यहाँ पे, याद रखना यहाँ पे जो आया है साइन ओमेगा टी प्लस छोटा डेल्टा जो है, ये क्या है बताओ, सतत आवर्त फलन है। क्या है, सतत आवर्त फलन, याद रहेगा ना। जिसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है, इसको माइंड में बैठाना, +1 से लेके कहाँ तक, -1 के बीच बदलता रहता है, मतलब इससे अधिक नहीं होता है, माइंड में याद रहेगा ना। कोई पूछेगा सतत आवर्त फलन अर्थात साइन ओमेगा टी प्लस छोटा डेल्टा का मान कितना होता है, जल्दी बताओ। +1 से लेकर -1 के बीच में क्या क्या होता है, बीच में होता है, ठीक है। और विस्थापन का महत्तम मान कितना होता है बताओ, +a मान लिया जाता है,
और न्यूनतम मान कितना मान लिया जाता है बताओ, -a। कोई दिक्कत है यहाँ पे? मतलब आयाम जो यहाँ पे ए का मतलब विस्थापन कितना हुआ है, समझ में आया बात को ना? तो देखो ए को इस सरल आवर्त गति का क्या कहते हैं, विस्थापन, इसको क्या कहता है, विस्थापन का आयाम। अरे जो यहाँ पे ए आया है ना जी, देखो तुम लोग इधर पेज पलट के दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो ए आया था ए, यहाँ पे यही क्या है बताओ, सरल आवर्त गति के विस्थापन का क्या है, आयाम। कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं बताओ, नहीं समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब हो गया विस्थापित, और एम्पलीट्यूड मतलब क्या हो गया, आयाम। इसलिए इसको क्या कहते हैं बताओ, विस्थापित आयाम। कोई दिक्कत है यहाँ पे? एक बार जल्दी से व्याख्या कर दे रहा हूँ। तो तुम लोग उधर जो अभी फॉर्मूला पढ़ी थी, उधर फॉर्मूला कितना आया था बताओ तो? उधर जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ना, यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग आवर्त समीकरण पढ़े थे, सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण कितना आया था बताओ तो? d² डाटा dt² प्लस kx बटा m आया था ना, बराबर कितना आया था, 0। तो फिर हम लोग इसका जांच के लिए कौन सा सूत्र रखे, x बराबर a sin ओमेगा t प्लस छोटा डेल्टा रखे हैं बताओ। इसका प्रथम डीसी किया, उसके बाद क्या किया बताओ, डबल डीसी। तो डबल डीसी किए तो कितना आया बताओ, -a ओमेगा, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस छोटा डेल्टा। तो इसका वैल्यू कितना था, x था ना, x नहीं था तो x था, तो फिर यहाँ पे क्या आ गया बताओ, d² x बटा dt² बराबर कितना हो गया बताओ, -ओमेगा² x। इसको इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, बोलो ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, ये d² x बटा dt² से d² x बटा dt² कट जाएगा, बोलो कितना ईजी थ्योरम है, देखो बहुत ईजी थ्योरम है। उसके बाद समीकरण 1 बराबर कितना आया बताओ, ओमेगा² x बराबर k बटा m x आया, x क्या हो गया बताओ, कट गया, ओमेगा² बराबर k बटा m हो गया। तो ओमेगा बराबर कितना हो गया बताओ, k बटा m 2 पाई रूट अंडर m बटा k। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे कितना आ गया, आवर्तकाल t बराबर कितना आ गया, 2 पाई रूट अंडर m बटा k। तुम जानते हैं जहाँ दो को मान क्या है, कांस्टेंट है, बल नियतांक और पाई का वैल्यू, और m मतलब क्या हो गया, वस्तु का कर्ण का द्रव्यमान। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो चलो यहाँ पे जो अभी हम लोग पढ़े कितना आया बताओ तो, साइन ओमेगा टी प्लस जो छोटा डेल्टा है, इसको क्या कहते हैं बताओ, सतत आवर्त फलन। क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस पीरियोडिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस पीरियोडिक फंक्शन। कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है जल्दी बताओ, +1 से लेकर कहाँ तक, -1 क्या होता है बताओ, बीच में होता है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? और विस्थापन का महत्तम धनात्मक मान +a होता है और न्यूनतम कितना होता है, -a। ठीक है, और एक वहीं क्या कहते हैं बताओ, सरल आवर्त गति का विस्थापन का आयाम, सरल आवर्त गति के विस्थापन का आयाम। क्लियर हो गया पूरा? क्लियर हो गया? चलो अब देखो एक ब्लैक कलर में लाइन लिखा हुआ है, तुम लोग अपने अपने बुक में देख लो। सरल आवर्त गति में आवृत्ति तथा आवर्तकाल गति के किस पे निर्भर करता है बताओ तो, आयाम पर। किस पे निर्भर करता है, माइंड में बैठा रहना। किसी भी सरल आवर्त गति में जो आवृत्ति, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान समझ लो इस बात को, पूरा डीपली माइंड बैठाना, नोट्स बना लो, देखो थोड़ा सा उसको क्लियर कर लो, अंडरलाइन कर लो पेंसिल से। सरल आवर्त गति में आवृत्ति अथवा आवर्तकाल गति के आयाम पर क्या करता है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, सरल आवर्त गति में जो है आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति अथवा आवर्तकाल गति के आयाम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, याद रखना, आयाम पर निर्भर नहीं करता है। इस प्रकार आवर्त गति को क्या करते हैं, समकालिक, क्या कहता है बताओ, समकालिक कहा जाता है। क्या कहता है बताओ, इसको इंग्लिश में बोलता है ठीक है, इचोरोनस कहा जाता है। क्या कहता है बताओ, इचोरोनस। क्या कहता है बताओ, इचोरोनस। क्या कहता है, इचोरोनस। याद रखना ना, याद रखना SHM, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम पीरियड ऑफ SHM इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। मतलब समझ में, मतलब क्या कह रहा है बताओ, सरल आवर्त गति का, सरल आवर्त गति का जो आवृत्ति, ठीक है, अथवा आवर्तकाल, ठीक है ना, ये दोनों गति के आयाम पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कितना आयाम हुआ इस पर ये निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? याद रहेगा? मतलब कोई पूछेगा सरल आवर्त गति का आवृत्ति किस पर निर्भर नहीं करता है बताओ तो, उसका आयाम पर निर्भर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो इसका फॉर्मूला कितना आया बताओ तो, जो आवर्तकाल आया t बराबर कितना आया बोलो, t बराबर 2 पाई रूट अंडर m बटा के। कितना आया बताओ, t बराबर 2 पाई रूट अंडर m बटा के। ठीक है, यहाँ पे जो तुम लोग का कोण आया था, ध्यान समझो, यहाँ पे जो तुम लोग का कोण आया था कितना आया था बताओ तो, यहाँ पे कितना आया था, ओमेगा टी प्लस छोटा डेल्टा आया था जी, ओमेगा टी प्लस छोटा डेल्टा। ठीक है, इसको आवर्त गति की कला कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त गति की कला, आवर्त गति की कला। अरे हुई थी वाला पेंटिंग वाला कला नहीं, इसको फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, और इसका नियतांक जो कौन है बताओ, नियतांक कौन है बोलो, छोटा डेल्टा है। कौन है बताओ, छोटा डेल्टा है, जिसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको बताओ तो, कला नियतांक। क्या कहते हैं बताओ, याद रखना, जो मतलब वहाँ पे छोटा डेल्टा तो देख रही है वो कौन सा नियतांक है बताओ तो, याद रहेगा ना, छोटा डेल्टा क्या कहते हैं बताओ, कला नियतांक। कोई दिक्कत है यहाँ पे? हाँ, यदि t बराबर 0 हो, यदि t बराबर कितना हो बताओ, 0, ठीक है, तो गति की काला कितनी होती है बताओ, गति की जो काला होती है कितनी होती है, छोटा डेल्टा। कितनी होती है,
अरे टी बराबर 0 होता है तो गति की कला कितनी होती है, छोटा डेल्टा। और इसको कौन सी कला कहते हैं बताओ तो, प्रारंभिक कला। कौन सी कला कहते हैं, कब प्रारंभिक कला कब कहेंगे, जब टी बराबर क्या हो जाएगा 0। प्रारंभिक कला कब कहेंगे, जब टी बराबर क्या हो, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो छोटा डेल्टा क्या कहते हैं यहाँ पे, काला नियतांक। क्या कहते हैं, क्लियर हो गया पूरा, क्लियर हो गया। तो चलो ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे कि सरल आवर्त गति जो होती है एक समान वृत्तीय गति के प्रक्षेप रूप में कैसी होती है। किसके रूप में बताओ, एक समान वृत्तीय गति के प्रक्षेप रूप में कैसे होती है। तुम लोग पीछे पढ़ भी चुकी है कि एक समान वृत्तीय गति होता क्या है, उसमें एक समान, उसमें अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है, अपकेंद्रीय त्वरण क्या होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारा हम लोग थ्योरम में पढ़े हैं ना, उसके लिए जो तक भी पढ़े हैं, मतलब पूरा डीपली पढ़े थे ना वृत्तीय गति के। उसका वृत्तीय गति चैप्टर था, वो सर्कुलर मोशन का चैप्टर था कि नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो कल इसके बारे में हम लोग इसके प्रक्षेप के बारे में पढ़ेंगे, निर्देश बिंदु, इसका थ्योरम को लोग पढ़ेंगे कल, ठीक है। किसके बारे में बताओ, सरल आवर्त गति के एक समान वृत्तीय गति के किसका, प्रक्षेप रूप। कोई दिक्कत, चलो क्लियर।